हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। देखो, तीसरा चैप्टर चल रहा है। कुछ टॉपिक तो करवा दिए और कुछ टॉपिक आगे के देखते हैं। तो कल आपने क्या देखा? सेलों का श्रेणी क्रम। आज क्या देखते हैं? सेलों का समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या डिफरेंस है, इस चीज के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आपकी हेडिंग डाली हुई है सेलों का समांतर क्रम। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? डायग्राम को बनाते हैं। श्रेणी क्रम के बारे में तो आपने ये जाना कि ये जैसे पेन है, इस पेन में प्रतिरोध तार बैटरी एक सीरीज के रूप में होते हैं। कहने का मतलब एक सीधी रेखा में होते हैं। इस प्रकार के परिपथ को बोलते हैं सेल का श्रेणी क्रम। या प्रतिरोध हो तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोध। अब बात करते हैं समांतर क्रम। समांतर का मानी एक दूसरे के बराबर। जैसे यह दो हाथ हैं, ये दोनों हाथों की जो सिचुएशन है या पोजीशन है वो इक्वल चलती है, बोथ आर इक्वल, वो होती है पैरेलल या समांतर क्रम। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाकर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, समांतर सेलों का समांतर क्रम। तो ये जैसे धारा है, इनको दो भागों में विभाजित करेंगे। एक आपका प्रतिरोध, एक बैटरी, एक नेगेटिव सिरा। इसी तरह से ये प्रतिरोध तार, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये बैटरी का नेगेटिव सिरा। और अपन क्या करते हैं? इसको वापस बिंदु ए तक जोड़ देते हैं। यह तो बिंदु ए है, यह बिंदु सी है। यहां से हो गया R1, R2, E1, E2, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। अब धारा की जो पोजीशन होगी वो बच्चों ऐसे होगी। यहां से हो जाएगा I1, I2, I1, I2। यहां से भी क्या हो जाएगी? I1, I2। और यहां से कुल इक्वल बहुत हर धारा I हो जाएगी। और विभांतर है इनमें समान रहेगा, ये याद रखना। ये आपका डायग्राम हो गया सेलों का समांतर क्रम। देखो, आपने आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल जैसे ऊपर जोड़ा वैसे के वैसे नीचे की सीरीज में जोड़ दिया आपने, R2, E2। और धारा की जो पोजीशन है वो I1, I2। यहां से कुल धारा जाकर दो भागों में विभाजित हो जाएगी, I1 और I2 में। अब ज्ञात करते हैं इनका समांतर क्रम सेलों का संयोजन का सूत्र। तो सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा बनाए तो कैसे बनाते हैं कि माना कि बिंदु ए सेलों का संयोजन एक धन टर्मिनल से जुड़ा हो और दूसरा सिरा कोई ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो, इस प्रकार के क्रम को बोलते हैं सेलों का समांतर क्रम। नहीं तो थ्योरी देखो आप, थोड़ी सी बेसिक है, कोई ज्यादा खास थ्योरी नहीं है, आप सोच सकते हो। सेलों के समांतर क्रम में समांतर क्रम संयोजन में प्रथम सिरा, सेल का प्रथम सिरा धन टर्मिनल से जुड़ा हो, अन्य सिरा ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो। इस क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। पर अब आप देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। धारा है I बराबर I1 प्लस I2, ये एक फॉर्मूला हो गया। इन धाराओं के माध्यम से अपन क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। अब विद्युत वाहक बल, जब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया था EVR में जो संबंध ज्ञात किया था, आप इसके माध्यम से EV व R के मध्य जो संबंध ज्ञात किया था उसके माध्यम से अपन सूत्र लेंगे। क्या था वो? V बराबर E माइनस I R। अब इसमें I1 है, R1 है, विभांतर का मान समान है। इसके माध्यम से क्या ज्ञात करेंगे? I1 का मान ज्ञात करेंगे। तो I1 के मान ज्ञात करने के लिए I1 R1 बराबर E माइनस V। तो R1 का मान आ जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो कि E1 और यहां से क्या हो जाएगा? E1 और यहां से क्या हो जाएगा? E1 अपॉन V अपॉन R1। यह तो हो गया I का मान। देखो बच्चों, यह किसका मान हो जाएगा? I1 का मान। इसी प्रकार I2 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, I2 का जब मान ज्ञात करते हैं इसी प्रकार
I2 का मान हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी और ये समीकरण नंबर 3। देखो बच्चों, इनका जो संबंध है वो आपने ऐसे ज्ञात किया V माइनस E, या ऐसे करो V बराबर E माइनस I R, ये इनका संबंध है। इस संबंध के माध्यम से आपने क्या ज्ञात किया कि विभवांतर का मान तो समान है और विद्युत वाहक बल अलग है, धारा का मान अलग है, आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग है। इसके माध्यम से ये आपने बिंदु 1 का ज्ञात कर लिया, ये बिंदु B का ज्ञात कर लिया, इनसे I1 I2 का मान ज्ञात कर लिया। I1 I2 का मान आप इस समीकरण में रख दीजिए, या ऐसे कर दीजिए कि समीकरण नंबर 2 व 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखो बच्चों रखो क्या है, I बराबर I1 का मान क्या है E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस इसका मान क्या है E2 माइनस V R2। अब इसको एक्सप्लेन कर लीजिए आप, E1 R1 माइनस V अपॉन R1 E2 R2 माइनस V अपॉन R2, ये R2 पोर्शन आ गया। E1 E2 वाले पोर्शन को एक सीध में रख दीजिए, E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस V कॉमन आ रहा है 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इनका लघुत्तम ज्ञात करते हैं तो क्या जाएगा E1 R2, जब पक्षांतर हो गया, प्लस E2 R1 अपॉन R1 डॉट R2, ये इनका एलसीएम आ गया, माइनस V, ये भी क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 R1 डॉट R2, ये दोनों में R1 R2 कॉमन आ रहा है तो साथ में लिखेंगे तो I के साथ भेज देंगे। I बराबर, या ऊपर लिख लीजिए, I बराबर E1 R2 E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 डॉट R2, R1 डॉट R2 को I के साथ भेज दीजिए, R1 डॉट R2 इक्वल E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2। अब ध्यान से देखिए, V वाले पोर्शन को उधर रखेंगे, I वाले पोर्शन को इधर ले आएंगे, तो समझिए आप ध्यान से कि इस पोर्शन को मैं यहीं ला जाऊंगा तो ये नेगेटिव का मान है, इधर आते पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए V R1 प्लस R2 इक्वल E1 R2 प्लस E2 R1। ध्यान से देखिए I R1 डॉट R2। अब R1 R2 डॉट को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, तो V बराबर E1 R2, देखिए ध्यान से बच्चों, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, यह आ गया समझ में। आगे है I, तो यहां से क्या हो जाएगा R1 डॉट R2 R1 प्लस R2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो पोर्शन है V बराबर, ये इक्विवेलेंट के पोर्शन आ जाएगा माइनस I, और ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट के पोर्शन, तो ये आपकी समीकरण कुल टोटल नेट बल आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 4। देखो डायग्राम बनाते हैं, ये इसी का हो जाएगा प्लस माइनस, और यहां से प्रतिरोध तार लिख देंगे या पीछे भेज देंगे, एक काम कर पीछे लगा देंगे, ये पार्ट हो जाएगा C और ये पार्ट हो जाएगा A, और ये माइनस ये प्लस, ये E इक्वेशन और ये R इक्वेशन। अब E इक्वेशन का जो मान है वो क्या आएगा बच्चों, E इक्वेशन का जो मान है वो आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्वेशन का मान आ जाएगा R1 डॉट R2 R1 प्लस R2, ये आपका R इक्वेशन का मान आ जाएगा। ये मान आप यहाँ रख सकते हो, E इक्वेशन E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस R2, और R इक्वेशन का मान क्या जाएगा R1 डॉट R2 R1 प्लस R2, ये R इक्वेशन का हो गया। ये जो आपने देखा ये सेलों का समांतर क्रम है, इसके माध्यम से आप इसकी समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो प्रकार हैं। श्रेणी क्रम आपने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हो, अब बात करते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम का मतलब ये होता है कि एक प्लेट के दूसरी प्लेट पैरेलल में हो, मतलब इक्वल चलती हो,
उसी को बोलते हैं समांतर क्रम। तो सबसे पहले अपन डायग्राम को देखते हैं। इस सर्किट से अगर धारा I भेजते हैं, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, I1 व I2। और समांतर क्रम में हमेशा ये याद रखना, विभवांतर का मान समान होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। और श्रेणी क्रम में इसी बात का ध्यान रखना, विभवांतर अलग अलग होता है, धारा का मान समान होता है। अब इसमें प्रतिरोध तार, आंतरिक और विद्युत वाहक जैसे ऊपर है वैसे की वैसे पैरेलल में नीचे है। इनकी कैलकुलेशन जब ज्ञात करते हैं कुल धारा, तो किससे माध्यम से ज्ञात करते हैं? EVR के संबंध के माध्यम से इनका मान ज्ञात करते हैं। तो आपको पता ही है कि टर्मिनल का एक सिरा पॉजिटिव हो, अन्य सिरा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। और ये EVR के माध्यम से I1 I2 का जैसे मान ज्ञात करते हैं, ये सूत्र है समीकरण नंबर 2 व 3, ये आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। इस समीकरण का आपने विस्तार तौर पे करोगे तो E1 वाले पोर्शन, E2 वाले पोर्शन को एक तरफ और R1 वाले पोर्शन को एक तरफ। अब ये इक्वेशन बनने के बाद R1 R2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इन्होंने कॉमन ले लिया, ये इक्वेशन यहाँ लिख दी। R1 R2 को I के साथ भेज दिया, पक्षांतर कर दिया, ये आपकी समीकरण बन गई। अब कह रहा है कि V का जो रूप है ना वो लेना है, I का रूप इधर रखना है। क्योंकि आपको पता है कि दो सेलों का जब समांतर क्रम ज्ञात करते हैं, जब सूत्र ज्ञात करते हैं, तो क्या होता है, जब दो का सूत्र होता है वो होता है R1 डॉट R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये सूत्र होता है। देखो जैसे बच्चों मैं तरीका बता देता हूँ कि ये दो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये R1 है, ये R2 है। तो अब आप ये कहोगे कि R पैरेलल 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, ये सूत्र है। इनका लघुत्तम ज्ञात करोगे तो R1 डॉट R2 आ जाएगा, या R2 प्लस R1 आ जाएगा। इसको जैसे आप लिखोगे तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 डॉट R2। अब 1 अपॉन RP है, इस RP को ऊपर भेजोगे तो यह आ जाएगा R1 डॉट R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी तरह इस I वाले पोर्शन को इस सिचुएशन में बनाना आपको, तो V का पोर्शन को आपने इधर भेज दिया और V के साथ जो मान था वो आपने हर के रूप में नीचे रख दिया, तब आपकी इक्वेशन बन गई। यह तो टोटल विद्युत वाहक बल हो गया, यह टोटल आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तब समांतर क्रम संयोजन है सूत्र, तब इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। यह आपका पाठ था सेलों का समांतर क्रम। देखो बच्चों, विद्युत ऊर्जा, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं विद्युत ऊर्जा। और यहां बात करते हैं विद्युत शक्ति। इनको एक साथ समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो ध्यान से समझना अच्छे से, ये थोड़ा पोर्शन को मैं बड़ा कर लेता हूं इधर से। अब देखिए बच्चों, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति। अब एक सर्किट लेते हैं, ध्यान से देखिए, बी ए, ये आर पोर्शन है, इसमें विभवांतर धारा आई प्रवाहित हो रही। देखो बच्चों, विद्युत ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जब कोई स्रोत को नियमित रूप से धारा प्रवाहित करते हैं और प्रवाहित धारा के पीछे स्रोत के द्वारा कार्य किया जाता है, उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। देखो परिभाषा समझिए, विद्युत परिपथ में नियमित रूप से धारा को प्रवाहित करने के लिए स्रोत के द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यह तो आपकी हो गई परिभाषा बच्चों विद्युत ऊर्जा की। यह जो आपका टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कई बार पूछ लेते हैं। और विद्युत शक्ति, विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं।
ये तो हो गई बच्चों दोनों की परिभाषा, किसकी, विद्युत शक्ति की और विद्युत ऊर्जा की। दोनों अदिश राशि हैं, विद्युत ऊर्जा एक अदिश राशि है और वह मात्रक जूल होता है, और विद्युत शक्ति भी एक अदिश राशि है। वह मात्रक वाट होता है। अब इनका छोटा सा सूत्र देखते हैं। पहले तो आपको यह परिभाषा के बारे में जानकारी हो गई, विद्युत ऊर्जा व विद्युत शक्ति। जब कोई परिपथ को एक समान रूप से धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित धारा के पीछे क्या है, स्रोत को कार्य करना पड़ता है, उसी को आप कहते हो विद्युत ऊर्जा। ये एक अदिश राशि है। आपको मालूम है कि जो कार्य है वही ऊर्जा का रूप है, दोनों का मात्रक जूल होता है। और शक्ति जिसको बोलते हो पावर, तो विद्युत परिपथ है, उसमें कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर का मतलब जितने समय में जो कार्य किया जाता है वो शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप इसकी परिभाषा बनाएं, ये भी एक अदिश है, ये भी अदिश है, इसका मात्रक जूल, इसका मात्रक वाट होता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि जो W बराबर Q V, ये ज्ञात कर सकते हो आप। कार्य का मान है वो आवेश इंटू विभवांतर होता है, नहीं है तो विभव की परिभाषा से ये ज्ञात किया होगा V बराबर W अपॉन Q। तो कार्य का मान चाहिए तो कार्य के मान की जगह क्या करेंगे बच्चों, W बराबर Q डॉट V, ये आ गया। अब आपको पता है कि Q है आवेश की मात्रा से, Q है आवेश की मात्रा, तो क्या जाएगा Q बराबर IT, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप यहां रख दीजिए एक में। तो W बराबर IT इंटू V, तो यह हो जाएगा VIT, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब आपको मालूम है V का फॉर्मूला है वो आप किसके माध्यम से रख सकते हो, ओम के नियम से, V इक्वल टू IR, तो IR आप रख दीजिए, ये ओम के नियम से ले लिया आपने। तो आपका फॉर्मूला आ गया W बराबर VIT बराबर V की जगह रखा IR और आ गया IT, तो यह हो जाएगा I स्क्वायर RT, ये आपका फॉर्मूला आ गया तीसरा। अब W का जो फॉर्मूला वो था क्या, Q डॉट V, एक आ गया VIT, एक आ गया I स्क्वायर RT, ये आपके फॉर्मूला गए। और W का मान भी जूल है तो ये W ऊर्जा के बराबर हो जाता है, तो अब आपका फॉर्मूला आ जाता है I स्क्वायर RT। ये समीकरण नंबर हो गई 4। अब आपको मालूम है कि एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं और एक अर्ग में 10 की घात -7 जूल होते हैं बच्चों। 1 किलोवाट आवर में 1 kWh, एक यूनिट बोलते हैं, 1 किलोवाट का तो हो गया 1000 वाट, और आवर का हो गया 3600 सेकंड। एक आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में ध्यान से देखिए जब सेकंड से कन्वर्ट करते हो कि 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 मिनट का 1 आवर हो जाता है, तब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तब ये गुणा करोगे आप 3600 सेकंड से, और ये मात्रा हो जाएगा जूल, तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 10 की घात 3, 36 इंटू 10 की घात 5, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है। जो घरों में जो बिजली आती है 1 किलोवाट यूनिट का जो मान है वो आता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, ये आपका मान आता है। ये छोटे छोटे प्रश्न है, कई बार पूछ लेते हैं। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, ये भी पूछ लेते हैं। अरे ये होते कैसे हैं बच्चों, थोड़ा सा जानकारी आपको मालूम है कि जो जूल है वो कार्य का फॉर्मूला होता है F.S होता है। F का मात्रक न्यूटन, S का मात्रक मीटर, MKS पद्धति में होता है न्यूटन मीटर। CGS में ज्ञात करोगे तो ये 10 की घात 5 डाइन होती CGS में, और जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 10 की घात 2 हो गई, तो इनका टोटल मान हो गया 10 की घात 7, और ये अर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। तो CGS पद्धति में अगर जब चेंज करते हैं तो अर्ग है, MKS पद्धति में जूल से व्यक्त किया जाता है। ये तो आपका पार्ट हो गया विद्युत ऊर्जा। इसी तरह से शक्ति को ज्ञात करते हैं तो शक्ति को बोलते हैं पावर,
तो W इंटू टी से व्यक्त करते हैं या E इंटू टी से व्यक्त करते हैं, जो भी आपका मान आ रहा है वो मान यहां से रख दीजिए। तो VIT, इसका मान आ रहा है VIT इंटू टी, टी से टी कैंसल तो VI। तो एक तो आपका पावर का जो मान है वो V डॉट I आ गया। ठीक है बच्चों, एक ओम के नियम से ज्ञात करते हैं, ओम के नियम से, तो V इक्वल टू IR, तो V की जगह IR रख सकते हो आप, P बराबर V डॉट I, तो V की जगह रखोगे IR इंटू I, तो I स्क्वायर R, ये हो गया। इसी तरह आपके पास ये मान आ जाएंगे, अलग अलग रख सकते हो। अब I की जगह और मान रखो, तो देखिए आप ओम के नियम से V इक्वल टू IR, और I का मान क्या रखोगे बच्चों, V अपॉन R, तो P बराबर I स्क्वायर R, तो ये हो जाएगा V अपॉन R का स्क्वायर इंटू R, V स्क्वायर इंटू R स्क्वायर इंटू R, ये स्क्वायर कैंसल, तो P का जो मान है वो आ जाएगा V स्क्वायर इंटू R। एक तो ये मान हो जाएगा, एक आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये मान हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा VI। ये इनके अलग अलग मान हो जाएंगे, जो मान आपको दिया गया है न्यूमेरिकल में उसके माध्यम से आप ज्ञात करते हो। अब इनका मात्रक वाट होता है, एक HP में 746 वाट होते हैं, ये आपको मालूम है, आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। इसी तरह इनके फॉर्मूले को ज्ञात कर सकते हो। ये छोटे छोटे दो टॉपिक थे, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं दो बिंदु के तौर पे या परिभाषा के तौर पे। तो सबसे मेन है इनकी परिभाषा। परिभाषा याद होने के बाद में आपको इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। उस सूत्र या तो आपका नियम निकलेगा ओम के नियम से या आवेश की मात्रा से। जैसा आपने अलग अलग देखोगे तो ये अलग अलग टाइप के सूत्र आप क्रिएट कर सकते हो, और इनके जो छोटे छोटे मात्रक है वो पूछ लेते हैं। इसी तरह ये वाट के हैं, इनके अलग अलग फॉर्मूले निकालें, 3 यह और 1 HP में होते हैं 746 वाट। ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। देखो बच्चों, अब आगे का टॉपिक देखते हैं, किरचॉफ का नियम। आखिरकार किरचॉफ के बारे में क्या जानकारी वो देखो। किरचॉफ का नियम, देखो बच्चों, किरचॉफ एक साइंटिस्ट था। ओम का जो नियम आपने पढ़ा कि ओम का नियम जो लागू नहीं होते हैं वो जटिल परिपथ में क्या है, ओम के नियम को सरलीकरण नहीं कर सकते। उस जटिल परिपथ में एक नेटवर्क का जाल बिछा होता है, उनमें बहुत सारे जंजीर के रूप में प्रतिरोध लगे होते हैं। उनके जो अज्ञात या अननोन जो मान है वो आप ओम के नियम से ज्ञात नहीं कर सकते हो। वहां आपने एक किरचॉफ का नियम दिया, उस नियम के माध्यम से उस जटिल परिपथ को सरल कर सकते हो। तो उन्होंने, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम। प्रथम नियम तो है धारा का नियम और दूसरा नियम है वोल्टता का नियम। इन्हीं को यहीं से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या है आखिरकार वो समझो बच्चों। तो पहले, सबसे पहले किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, एक इस तरह से डायग्राम बनता है, एक लूप होती है, इस तरह से लूप है, इनमें मैं क्या है जंजीर का रूप ले लेता हूं। 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप, देखो बच्चों, ये आपके फर्स्ट पार्ट में यहां से ले लेते हैं, ये I1, ये I2 और ये I3, I4, I5, I6, I7, I8, ये लूप है और ये आपका संधि तल है, संधि बिंदु है। तो किरचॉफ का जो नियम है वो ये कह रहा है कि इनमें जो धाराओं का बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है, E सिग्मा I इक्वल टू 0। एक तो ये, तो इनमें बीजगणितीय धाराओं का योग शून्य होता है, आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। और इनमें देखिए ध्यान से कि जो इनसाइड कर रही है, संधि बिंदु की इनसाइड की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही, वो धाराओं का मान होगा प्लस, जो बाहर की तरफ है वो धाराएं होंगी माइनस। तो आप ध्यान से देखिए जटिल परिपथ को, I1 I2 ये दोनों की डायरेक्शन इनसाइड है, तो I1 प्लस
I2 ये तो है पॉजिटिव, I3 और I4 ये क्या है बच्चों, नेगेटिव, और I5 I6 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और I7 और I8 ये हो जाएगा नेगेटिव। ये आपकी समीकरण आ जाएगी। पॉजिटिव मान को एक तरफ, नेगेटिव वाले मान को एक तरफ रख दीजिए आप बच्चों। I1 I2 प्लस I5 I6 इक्वल I3 I4 I7 I8, ये आपकी इक्वेशन होगी। और ये सूत्र किस पे लागू होता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पे, किरचॉफ का प्रथम नियम। आवेश संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है बच्चों, अब इनकी जब परिभाषा बनाते हैं वो भी देख लीजिए। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाली धाराओं का योग, या लिख दीजिए संधि बिंदु पर वह संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग। योग बराबर होता है उससे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। यह तो हो गया बच्चों किरचॉफ का फर्स्ट नियम। और बेसिक जानकारी हो तो यह देखना कि किरचॉफ एक साइंटिस्ट था, उन्होंने यह कहा कि जहां ओम का नियम लागू नहीं होता है वहां जटिल परिपथ में किरचॉफ के नियम के माध्यम से सरल करते हैं। तो उन्होंने यह कहा कि जो संधि तल है, संधि तल का मतलब हो गई कि इस तल के अंदर धाराएं निकल भी रही हैं, आ भी रही हैं। ये जो तल है इस पे जब आप टोटल धाराओं का योग ज्ञात करोगे वो शून्य आएगा, और ये आवेश के ऊपर निर्भर होता है। ये उसको बोलते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम। इसमें ये जो दिखाई दे रहा है, जो तीर का निशान है, जो इनसाइड में ये तो है पॉजिटिव मान और आउटसाइड में ये है नेगेटिव मान। तो आप पहले तो इस समीकरण को सोल्व करोगे और पॉजिटिव मान को एक साइड और नेगेटिव वाले मान को एक साइड करोगे तो इसमें क्या हो गया, ये दोनों मान इक्वल हो जाएंगे या बराबर हो जाएंगे। अब इसके माध्यम से आपने परिभाषा बनाई, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, उसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। यह तो आपका बच्चों हो गया प्रथम। अब बात करते हैं वोल्टा का नियम या दूसरा नियम या बंद लूप का नियम। इसी के साथ में ऐड कर देते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। देखो बच्चों ध्यान से, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम या वोल्टा का नियम। यह बंद लूप का नियम, यह तो हो गया किरचॉफ का बंद नियम। इनमें क्या होती है बेटा, सिग्मा V बराबर शून्य। इसमें वोल्टा का जो मान है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब इसकी जब परिभाषा बनाते हैं
तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार या वोल्टा के नियम के अनुसार वोल्टा के नियम के अनुसार विभव पतन प्रतिरोधों विद्युत वाहक बलों मान शून्य होता है। इसे बंद लूप का नियम कहते हैं। वोल्टा का नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम। ये किस संरक्षण पे सिद्धांत करता है? ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे करता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो दूसरा नियम अगर पूछ ले वोल्टा का, वो होता है ऊर्जा संरक्षण पे। इसका मतलब होता है कि परिपथ कंप्लीट बंद होता है। जब सर्किट कंप्लीट रूप से सर्किट क्लोज होते हैं, उनमें जो विभव पतन है या विद्युत वाहक बल है, प्रतिरोध है, बहुत सारे जुड़े होते हैं, इनका टोटल मान शून्य होता है। तो इसका मतलब जब क्लोज सर्किट होते हैं वहां क्या होते हैं, V से व्यक्त किया जाता है। जो मान कई बार शून्य है या कई बार इक्वेशन के अनुसार जब डेरिवेशन करते हैं उनके अलग अलग मान आते हैं। और ये किसके ऊपर लागू होता है? ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर लागू होता है। तो छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम में कि किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरे नियम किस संरक्षण पे आधारित है? तो आवेश के ऊपर तो फर्स्ट नियम और ऊर्जा के ऊपर है दूसरा नियम। इसको वोल्टा का नियम, बंद लूप का नियम, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है वोल्टा का नियम लिखो या बंद लूप का नियम लिखो या किरचॉफ का दूसरा नियम लिखो या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम लिखो। इसी को बोलेंगे धाराओं का योग या धाराओं का सूत्र या धाराओं का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम, या आपको पूछ लेते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत किस पे आधारित होता है? वो किरचॉफ के प्रथम नियम पे आधारित होता है। ये तो होगा बच्चों टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लगातार पढ़ते रहिए और मेरी तरफ से आपको जो भी कोशिश होगी मैं पूरी आपका फट करूंगा। और आपके पास में डाउट्स ये रह होंगे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को भी आराम से धीरे धीरे लेंगे। आप थ्योरी को अच्छे से समझिए और धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे तो छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी अपन ट्राई करेंगे। उसके बाद मीडियम लेवल के लेंगे। तो ये लगातार वीडियो आते रहेंगे। ये नहीं है कि कुछ टाइम के लिए बना रहे, नहीं। जैसे आपकी क्लासें ऑफलाइन चले ऑनलाइन, ये पोर्शन आपका यूट्यूब के माध्यम से आते रहेंगे। धीरे धीरे वीडियो को आप पढ़ते रहिए, जो लगातार स्टडी करते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही आप कमेंट्स के माध्यम में डाल दीजिए। कोई आपका चार्ज नहीं है। आपके जो भी साथ वाले फ्रेंड सर्किल है या साइंस से जुड़े हुए हैं उनको आप शेयर करते रहिए। उनका भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए। कोई इसमें चार्ज लगता नहीं है। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है आपके माध्यम से। आप भी कुछ सीखते हो। हमारे को लगता है कि बच्चों ने कुछ रीड कर रहे हैं। हमारी तरफ से जो भी कोई जानकारी होती है हम आपके प्रति शेयर करेंगे। आपकी कोई एक्स्ट्रा जानकारी है वो कमेंट्स के माध्यम में डाल दीजिए और हैप्पीनेस के साथ पढ़िए। और हम यही दुआ करते हैं आपके साथ। थैंक यू।